नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। लोकसभा चुनाव के क्या कुछ हाल कैसो चल रही है, चुनावी बयार, आरोप प्रत्यारोप के जो दौर जारी है वे चुनाव को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। ये सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होने हैं, लेकिन सभी पार्टियां अभी से पूरी तैयारी के साथ प्रचार शुरू कर चुकी हैं। 2019 की बात करें तो यहां कांटे की टक्कर हुई थी और बेहद कम अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी, लेकिन इस बार कहानी बदल सकती है। संबलपुर लोकसभा सीट शुरुआत में कांग्रेस का गढ़ थी। 1967 में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से जीत मिली। 1971, 80, 84 के चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को सफलता मिली। 1991 और 96 में भी यहां पर कांग्रेस का राज रहा। इसके बाद बीजेडी अस्तित्व में आई और 1998 से लेकर 2004 तक इस सीट पर कब्जा जमाए रखा। वहीं 2009 में कांग्रेस तो 2014 में बीजेडी और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली। अब आते हैं जातीय समीकरण पर। तो क्या है यहां पर समीकरण? तो संबलपुर में जनता बीजेपी सांसद नितेश गंगादेव से खुश नहीं है। उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है और बीजेडी उम्मीदवार की मजबूत पकड़ उनकी जीत की राह आसान करती नजर आ रही है। इसी वजह से पार्टी ने यहां पर अपना चेहरा बदला है। इस बार केंद्रीय मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को टिकट दिया गया है, लेकिन वह भी संबलपुर के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। क्षेत्र में सड़क, स्कूल या अस्पताल किसी भी जरूरत को पूरा करने में धर्मेंद्र प्रधान ने खास योगदान नहीं दिया है और इस वजह से उनके लिए भी जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। जातिगत समीकरणों की बात करें तो ओडिशा के अनुगुल, देवगढ़, झारसुगड़ा और संबलपुर जिले में फैले इस संसदीय क्षेत्र के कुल 7 विधानसभा हैं। 2019 में यहां बीजेपी को 3 और बीजेडी को 4 सीटें मिली थी। लगभग 20 लाख आबादी वाली इस सीट में 81% लोग गांव में रहते हैं, 19% लोग शहरों में रहने वाले हैं, 30% आदिवासी। तो ये आदिवासी जनजाति किंगमेकर की भूमिका अदा कर रही है। 17.91% मतदाता अनुसूचित जाति से हैं और धर्मेंद्र प्रधान को जातिगत समीकरणों का फायदा मिल सकता है, लेकिन बीजेडी उम्मीदवार की पकड़ यहां पर जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ सकती है। देखने वाली बात होगी कि ओडिशा के संबलपुर में चुनावी बयार की सोर चलती है और इसका फायदा किसे मिलता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने देश में विकास की बात के साथ ही अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। एक न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी पर राज्य सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए। चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए वाड्रा ने कहा, मेरी मेहनत जारी है और आगे अलग लोगों को लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूं और कांग्रेस को लगेगा कि मुझे आना चाहिए। परिवार का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। रॉबर्ट वाड्रा के अनुसार जिन राज्यों में कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी सत्ता में होती है वहां नेताओं को जबरन जेल भेजा जाता है, उन्हें संसद से बाहर निकाला जाता है। इसे लोकतंत्र नहीं, तानाशाही कहते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत पर रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में कहा कि केवल अमेठी ही नहीं, पूरे देश में राजनीतिक पुकार आ रही है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। अमेठी से बात ज्यादा इसलिए उठ रही है क्योंकि मैंने वहां 1999 से लोगों के बीच प्रचार किया है और वहां पोस्टर भी लगने शुरू हुए हैं। अब दूसरी जगह भी पोस्टर लग रहे हैं क्योंकि सभी को लग रहा है कि आप हमारी तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि हमने आपकी मेहनत देखी है। आप गांधी परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने देखा है कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना किया है, करते आए हैं और करते रहेंगे। उन्हें लगा कि अगर इस चुनाव में मैं अमेठी से लड़ूंगा तो वहां जो उन्होंने गलतियां की हैं, स्मृति ईरानी को सांसद बनाने की जो भूल चूक बीजेपी से हुई है, उससे वे आगे बढ़ेंगे और मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। उन्होंने आगे स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि मैं किसी को चुनौती देने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि स्मृति ईरानी ने संसद में मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया और बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। वे महिला हैं, मैं उनका आदर करता हूं, पर अगर कोई भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो उन्हें साबित करना बेहद जरूरी हो जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब जनता भी ये समझ चुकी है कि जो भी चुनी गई सरकार है उसका कार्यकाल पूरा होना जरूरी है। यहाँ स्थिरता की जरूरत है, अस्थिरता की नहीं।
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में आप कुछ भी बातें नहीं कर सकते। लोग चाहते हैं जो भी उनका नेता है वो प्रगति की बात करे, उनकी परेशानियों को खत्म करने की बात करे। जो भी मैनिफेस्टो है उस पर ध्यान देना उनके लिए फायदे की बात नहीं। क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनकी अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें। क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ। तो ये रही बात अमेठी की, जहां पर कांग्रेस नया दांव खेलने जा रही है। वे रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी चेहरे के रूप में अमेठी से उतार सकती हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र पर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। राज्य में 5 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे 4 जून को एक साथ पूरे देश में घोषित किए जाएंगे। यहाँ एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला भी देखा जाना है। हालांकि वीबी और एआईएमआईएम भी सूबे में चुनाव लड़ रही है। वोटिंग से पहले भी महाराष्ट्र में हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को भी अपनी कमर कस ली है। और इस बीच महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसे लेकर एक ताजा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। ताजा सर्वे की बात करें तो बीजेपी को 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में 27 से 31 सीट मिल सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 4 से 6 सीट मिलने की उम्मीदें हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट को 1 से 3 सीट मिलने की संभावना है। वहीं इस सर्वे के अनुसार महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस को सूबे में से 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीदें हैं, जबकि शिवसेना को 7 से 9 और एनसीपी को 1 से 3 सीटों पर कब्जा जमाने का मौका मिल सकता है। इससे पहले जितने भी सर्वे सामने आए थे उसमें महाविकास अघाड़ी को आगे दिखाया जा रहा था। एक और सर्वे की बात करें तो मूड ऑफ द नेशन में सत्ताधारी महायुति को राज्य में सिर्फ 22 सीटें मिलने की बात कही गई थी। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी को 26 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। 2019 में एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना के बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी। एनडीए ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बीते 5 सालों में राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। शिवसेना और एनसीपी भी 2 खेमों में बढ़ चुकी है। पिछली बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे इस बार कांग्रेस के साथ मैदान में उतर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते आते अब राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। लोग एक दूसरे पर बयानबाजी करने से चूक नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8 अप्रैल को कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़ा हमला बोला है। नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो न्याय पत्र 2024 पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घोषणा पत्र जिन्ना के 1929 के मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, जिसको देखकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ और इसको देखकर ये लगा कि क्या उनका घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। देश को बांटने और सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए। ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी। सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना। आगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि मैनिफेस्टो के सहारे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जो बातें मोहम्मद अली जिन्ना 1929 में मुस्लिम लीग में कहते थे, वो आज 2024 में कांग्रेस उन बातों को दोहरा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग ही थी जिसने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की थी। कांग्रेस भी उस मुस्लिम लीग की जुबान ही बोल रहा है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस देश को कहां ले जाएगी, की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। आज जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात हो रही है और आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, इससे किसे फायदा होगा। कांग्रेस को यह साफ कर देना चाहिए। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आप पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए। पिछले सप्ताह के आखिरी दिनों में पीएम मोदी ने सार्वजनिक रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से मंच पर उठाया था। इसके बाद से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधे हुए है। नड्डा ने कांग्रेस पर देश को विभाजित करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा, इनके घोषणा पत्र से कांग्रेस की मंशा साफ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश
देश भले विभाजित हो जाए, लेकिन उनकी सत्ता की भूख कभी समाप्त ना हो। नड्डा ने राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले निकाले गए रोड शो के दौरान कांग्रेस के झंडे के नदारद होने पर भी हमला बोला। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रोड शो के दौरान कांग्रेस के झंडे क्यों गायब थे। ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी। देश को बांटने और तुष्टीकरण के आगे झुकने की इस कोशिश को देश कभी माफ नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चुनावी बयार जो है वो सभी दलों को एक से दूसरी ओर बहाकर ले जाती नजर आ रही है। इससे लोकसभा चुनाव पर काफी असर पड़ने वाला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी का दौर जारी है और लगातार जब तक के ताजपोशी नहीं होती ये दौर देखने को मिलेगा। तो लोकसभा के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।